मैं हूं रक्षित परमार और आज मैं बात करने जा रहा हूं FCRA एक्ट के अंतर्गत जो चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, उनके ऊपर बात करने जा रहा हूं। वो बदलाव क्या हैं, किस प्रकार NGOs के ऊपर एक तरह से नियंत्रण स्थापित करने का एक जो प्रयास किया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल भारत सरकार ने 12 सितंबर को एक अमेंडमेंट किया है NGO के अंदर, और NGO में भी खासकर जो फॉरेन फंडिंग है उसको नियंत्रित करने के लिए एक प्रयास किया गया है, जिसको बोला गया है FCRA एक्ट। एक तरह से एक बिल के रूप में उसको पास किया गया है पार्लियामेंट में, और इस अमेंडमेंट के तहत कुछ जो बदलाव हुए हैं और ये बदलाव किस लिए किए गए हैं उसके ऊपर बात करते हैं। कि सबसे पहले सरकार का एक आरोप है NGOs के ऊपर कि NGOs देश विरोधी गतिविधियों में, धर्मांतरण में, एक तरह से जो फॉरेन फंडिंग है उसका पैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो इस बात को आधार मानते हुए सरकार ने इसमें बहुत सारे कुछ संशोधन किए हैं, जो कि एक तरह से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो NGOs के जो लोगों ने एक प्रकार से जो विरोध किया है, इस बात को समझना होगा कि ये जो बदलाव किए गए हैं वो किस लिए किए गए। क्या ये कोई राजनीतिक दुर्भावना के हिसाब से किए गए हैं, या फिर NGOs की गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए किए गए। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि NGOs जो फॉरेन फंडिंग लाते हैं, जो फॉरेन से पैसा मंगवाते हैं, उनके ऊपर एक तरह से ये नियंत्रण किया गया है कि आप जो भी पैसा लाते हैं उस पैसे का 50% जो प्रशासनिक कार्यों में पहले खर्च होता था उसका अब वो मात्र 20% खर्च कर पाएंगे। और ये इसलिए किया गया है कि जो पैसा है वो बेनिफिशियरीज के ऊपर, यानी जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके ऊपर खर्च नहीं होकर प्रशासनिक गतिविधियों में वो पैसा ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए सरकार ने इसको 50% से घटाकर 20% पर कर दिया है। एक सबसे बड़ी बात यह भी की गई है कि जो FCRA का जो अकाउंट होगा वो भी FCRA जो न्यू दिल्ली की ब्रांच है उसमें एक ही अकाउंट होगा, वो भी SBI बैंक के अंतर्गत। यानी कोई भी NGOs पैसा प्राप्त करेगा तो वो SBI की न्यू दिल्ली ब्रांच में वो पैसा डायरेक्टली आएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये भी देखा जा रहा है कि जो फॉरेन फंडिंग के अंतर्गत मतलब जो पैसा आ रहा है उस पैसे पर एक तरह से नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये बात बोलते हुए कि ये जो पैसा आप दूसरी संस्थाओं को जो दे रहे हैं या किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, किसी संगठन को दे रहे हैं, उसके ऊपर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यानी कोई भी बड़ा NGO जो पैसा लाएगा फॉरेन से, वो छोटे संगठनों को, किसी व्यक्ति को या किसी रजिस्टर्ड कंपनी को वो पैसा अब नहीं दे पाएगा। तो जो छोटे NGOs हैं, जो बड़े NGO से मदद लेते हैं, आर्थिक सहयोग लेते हैं, वित्तीय सहायता लेते हैं एक तरह से, उनका भविष्य, छोटे NGOs का भविष्य एक तरह से बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि अब उनको वो फॉरेन फंड नहीं मिल पाएगा। तो सरकार की तरफ से तो ये मतलब इस हिसाब से किया गया था कि एक तरह से देश में अशांति फैलाने में या देश विरोधी गतिविधियों में कुछ संलिप्त पाए गए थे कुछ NGOs, इस वजह से ये कार्रवाई की गई। लेकिन एक तरह से सभी NGO को एक ही चश्मे से देखा जाना ये कितना सही है या गलत है, इस चीज़ को भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि सारे NGOs एक जैसे नहीं हैं। अगर कुछ NGOs इस तरह के पाए गए हैं तो इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने फिलहाल ये कुछ अमेंडमेंट किए हैं जिसकी तरफ NGOs, जो बड़े NGOs और छोटे NGOs हैं, फिलहाल इस बात को लेकर बड़े चिंतित हैं कि इस इस अमेंडमेंट के आने से क्या कुछ NGOs की गतिविधियों के ऊपर फर्क पड़ने वाला है। काफ़ी कुछ चिंता का विषय एक तरह से बना हुआ है, लगातार चर्चा में है ये मुद्दा। सरकार ने कहा है कि एक तरह से जो NGOs हैं वो उनका काफ़ी पैसा है जो इसमें वेस्ट हो रहा है, और वो अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में अपना पैसा खर्च करते हैं, और जो बेनिफिशियरीज हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। तो सरकार ने इस प्रकार के कुछ आरोप लगाए हैं NGOs के ऊपर। अभी फिलहाल आपने देखा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत से अपना जो ऑफिस है वो बंद कर दिया है, और उसके ऊपर भी एक तरह से आतंकवादी गतिविधियां और इन सब चीज़ों को लेकर आरोप लगे थे। तो फिलहाल उसने अपना ऑफिस भारत से बंद कर दिया है। एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, और जो
खास कर जो बात की जानी है वो है कि एनजीओज, सिविल सोसाइटीज़ और जो वर्कर्स हैं उन्होंने इसका विरोध किया है कि ये एक तरह से एनजीओज की गतिविधियों को या सामाजिक कार्यों में कमी लाने का एक काम करेगा, इस तरह का अमेंडमेंट। तो सरकारी मंशा पर इस तरह के जो सरकार की इस प्रयास के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी हुई है कि जो फॉरेन फंडिंग के लिए जो भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन जिनके भी लगेंगे एनजीओज के अंदर काम करने वाले लोगों के, तो सभी के आधार कार्ड ज़रूरी कर दिया है सरकार ने। तो बहुत सारे एनजीओज जो मतलब एक तरह से आगे जाकर लीड करेंगे, तो वो अपनी निजी जानकारी इसमें सार्वजनिक नहीं करना चाहेंगे, तो वो लोग उससे कतराएंगे, एक तरह से डरेंगे। और एक चीज़ इसमें ये भी देखने वाली है कि एफसीआरए में अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, ये बहुत बड़ा इसमें है कि एफसीआरए में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है या एनजीओ की गतिविधियों में अगर कोई सांप्रदायिक माहौल अगर तैयार किया जा रहा है या फिर और कोई प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, तो सरकार 180 दिनों के लिए मतलब जो उनका पंजीकरण है वो एक तरह से खत्म कर देंगे। अधिकतम 180 दिनों तक उसका रजिस्ट्रेशन है वो खत्म किया जा सकता है इस एफसीआरए एक्ट 2020 के द्वारा। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और हाँ, एक बात इसमें ये भी शामिल की है कि इससे पहले जो चुनाव के जो उम्मीदवार हैं, पॉलिटिशियंस और जजेस, किसी अखबार के संपादक, ये फॉरेन फंड से पैसा नहीं ले सकते हैं, इनके ऊपर पहले से रोकथाम थी। लेकिन अब इस एक्ट के अंतर्गत जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो लोक सेवक हैं, उनके ऊपर भी एक तरह से बंदिश लगाई गई है, रोक लगाई गई है कि ये भी अब फॉरेन फंडिंग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हर 6 महीने में किसी भी एनजीओ को अपना रजिस्ट्रेशन है जो रिन्यू करना होगा। ये बहुत ही मतलब एक तरह से ऐसा देखा जा रहा है इसको कि एनजीओ की जो कागजी कार्रवाई है उसमें यह काफ़ी एक तरह से तेजी लाएंगे, मतलब कागजी कार्रवाई को काफ़ी बढ़ा देगा, इस तरह से इसको देखा जा रहा है। और सरकार का जो पक्ष है वो किस तरह से है उसको भी देखना पड़ेगा। सरकार ने ये कहा है कि भाई मतलब एनजीओज हैं जो गलत कार्यों में मतलब उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं, और सरकार इसको एक सुधारात्मक पहल के रूप में देख रही है कि इससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा, और जो काम करने का मतलब जो तरीका है वो इससे सुधरेगा, ऐसा सरकार का दावा है। दोस्तों, 2011 से लेकर 2019 के बीच में अब तक 19,000 एनजीओज के जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो रद्द किए जा चुके हैं। तो आप इस आंकड़े को देखकर समझ सकते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट से लेकर अभी फिलहाल जो मोदी गवर्नमेंट है, इसके अंतर्गत मतलब 19,000 एनजीओज के अभी तक रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा चुके हैं। तो एनजीओज को भी इस बात को लेकर बहुत सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। और एक तरह से इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कुछ इस तरह है कि धन की हेराफेरी करने का जो मामला सामने आते हैं, पारदर्शिता में कमी रहती है, और जो एक तरह से निजी स्वार्थों में उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, और एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग और देश विरोधी और धर्म परिवर्तन जैसे आरोप एनजीओज के ऊपर लगातार लगते रहे हैं। और दूसरा पक्ष, एनजीओज का जो पक्ष है वो ये भी है कि सरकार उनके विकासात्मक कार्यों में या फिर सरकार का जो विकासी आदर्श एक मॉडल है उसको एनजीओज लगातार चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, और उनको जो वहाँ धरातल पर जो देखने को मिल रहा है वो सरकार के जो दावे हैं उनके ठीक विपरीत हैं। इसलिए भी इसको एनजीओज के लोग कह रहे हैं कि भाई ये एक तरह से गलत है, और एनजीओ की गतिविधियों को कंट्रोल किए जाने के लिए सरकार के खिलाफ जो सवाल किए जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने का एक प्रयास है एफसीआरए एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है, उस तरह से देखा जा रहा है। और लोगों का ये भी कहना है कि इससे बहुत सारे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, मतलब अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि एफसीआरए के जो छोटे एनजीओज हैं जो बड़े एनजीओज से पैसा लेते हैं, तो पहली बात तो इस रेगुलेशन के अंतर्गत बड़े एनजीओज छोटे एनजीओज को पैसा नहीं दे पाएंगे, तो छोटे एनजीओज के अंतर्गत काम करने वाले लोग हैं वो सभी बेरोजगार हो जाएंगे। उनके पास विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प अभी तक ठोस विकल्प के रूप में नहीं है। और इसमें एक चीज ये देखी जानी चाहिए कि एनजीओज पर एक तरह से ये जो नियंत्रण किया गया है वो क्या राजनीतिक दुर्भावना के हिसाब से किया गया है या फिर वाकई में एक सुधारात्मक पहल के रूप में इसको किया गया है, तो इस चीज को समझना होगा।
मतलब दोनों के बीच में एक संतुलन बिठाना होगा। सामाजिक गतिविधियों को कम किए बिना इसको लगातार सुचारू करना होगा और कानूनों का दुरुपयोग नहीं किए जाए। मतलब एक तरह के एनजीओज के जो लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, उनका आरोप है कि भाई एक तरह से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और एक राजनीतिक दुर्भावना के साथ ये अमेंडमेंट किए गए हैं, ये लोगों का कहना है। तो सरकार को और एनजीओज को एक तरह से पार्टिसिपेटरी रोल में आना होगा। दोनों को एक साथ बैठकर एक समाधान तक पहुंचना होगा कि वास्तव में क्या समाधान हो सकता है, इसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए। क्योंकि ये एक्ट कहीं ना कहीं एनजीओज की गतिविधियों के ऊपर बड़ा असर डालेगा। लेकिन एक बात यह भी जरूरी है कि जो पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, और एक जो बड़ा आरोप लगा है देश विरोधी गतिविधियां और एक तरह से मतलब उसको अपन कह सकते हैं कि धर्मांतरण की जो बातें सामने आ रही है, इसको लेकर सरकार काफी गंभीर है और इसी गंभीरता को देखते हुए उन्होंने कानून में बड़ा बदलाव किया है। एनजीओज को सामने आना होगा कि वास्तविकता क्या है और वो धरातल पर किस स्तर का काम कर रहे हैं, सरकार के विकासात्मक मॉडल को किस प्रकार चुनौती दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरी है। तो आज के इस टॉपिक में मैंने एफसीआरए के बारे में बात करी है। दोस्तों, क्या अमेंडमेंट में चेंजेस हुए हैं, इन सब लेकर क्या चिंताएं हैं एनजीओज की, क्या गवर्नमेंट के आरोप हैं एनजीओज को लेकर, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हमने बात करी है। आप सबने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल एनलाइटन भारत को आप सपोर्ट करें, सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।